पिछले क्लास में हम जो है अधिशोषण के बारे में ओवरऑल सारा डिटेल कर चुके हैं, है ना, कि अधिशोषण क्या होता है, उसके साथ ही साथ अवशोषण क्या होता है, ठीक है ना, और अधिशोषण के क्या क्या टर्म्स हैं, इन सब के बारे में हम जो है अध्ययन कर चुके थे, है ना, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर है ना, अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, चलो ठीक है ना। चलिए तो देखिए एक बार समराइज करते हैं सारा चीज़ों को, सारी बातों को, ठीक है ना। अधिशोषण कहाँ पे होता है? सरफेस पे होता है। कहाँ पे होता है? सरफेस पे। और अवशोषण कहाँ होता है? पदार्थ के भीतर तक, है ना। पदार्थ के भीतर तक जो घटना घटती है वो क्या कहलाती है? अवशोषण। और केवल सरफेस पे होता है पदार्थ के, उसको हम क्या कहते हैं? अधिशोषण। ठीक है, समझ में आ रहा था? ठीक। और एक चीज़ और बताए थे कि अधिशोषण क्या होता है? स्वतः प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? स्वतः प्रक्रिया है। ठीक, चलिए तो अब देखिए अधिशोषण और अवशोषण में अंतर, है ना, डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। अवशोषण और अधिशोषण और अवशोषण में अंतर, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। पहला जो डिफरेंट है इसमें, पहला अंतर कहाँ पे है? उसके परिभाषा से है। कहाँ से है? परिभाषा से, ठीक है। परिभाषा क्या कहता है? देखिए ये वाला क्या होता है? केवल पृष्ठीय घटना है। जो अधिशोषण होता है वो केवल क्या है? पृष्ठीय घटना है, ठीक है ना। और ये क्या, वो कैसी घटना है? ये भीतर तक होने वाली घटना है, ठीक है ना। किसी पदार्थ के भीतर तक होने वाली घटना है अवशोषण, और केवल सरफेस पे होने वाली घटना क्या है? अधिशोषण है ना। कंप्लीट पढ़ते हैं इसको। यहाँ एक पृष्ठीय घटना है जिसमें पदार्थ के भीतर एवं सतह पर उपस्थित सांद्रता में क्या होता है? अंतर होता है, ठीक है ना। सांद्रता में अंतर, किसकी सांद्रता में अंतर बोला? भीतर की, है ना। भीतर की सांद्रता नहीं होगी, है ना। भीतर में कोई सांद्रता नहीं होगी कणों का। केवल कहाँ पे सांद्रता होगी? ज़्यादा पृष्ठ पर। कहाँ पे? पृष्ठ पर, ठीक है ना। ठीक, तो बल्क और सरफेस के बीच क्या होगा? सांद्रता में अंतर होगा। लेकिन अवशोषण में ऐसा कुछ नहीं होगा। समान रूप से क्या होंगे? पार्टिकल सभी पदार्थ के सभी भागों में क्या रहेंगे? भीतर और बाहर समान रूप से वितरित रहेंगे, ठीक है ना। यह पदार्थ के भीतर तक होने वाली एक घटना है जिसमें गैस या द्रव ठोस पदार्थ के सतह एवं भीतर तक क्या होती है? समान रूप से वितरित रहता है। कैसे वितरित रहता है? समान रूप से। लेकिन अधिशोषण में क्या बोला? केवल सरफेस पे ही पदार्थ रहेंगे, केवल सरफेस पे ही क्या रहेंगे? पार्टिकल रहेंगे, है ना। उसके भीतर पार्टिकल नहीं रहेंगे, उसके भीतर नहीं जाएंगे जो बाहर कण है वो, ठीक है ना। तो सांद्रता में अंतर होगा कि नहीं होगा? सरफेस पे और सरफेस पे और पदार्थ के भीतर, है ना, बल्क में, दोनों जगह पे सांद्रता में अंतर होगा कि नहीं होगा? बल्क में सांद्रता है ही नहीं क्योंकि पार्टिकल नहीं घुसे हैं अंदर में, और केवल कहाँ पे है? पार्टिकल सरफेस पे ही है, ठीक है ना। इस प्रकार से चलिए और देखिए अगला जो अंतर है वो अधिशोषण का वेग या अधिशोषण का दर कहते हैं। अधिशोषण होने का जो वेग है या फिर अधिशोषण की जो दर है वो क्या होता है? शुरुआत में बहुत क्या होता है? तीव्र होता है, फास्ट होता है। फास्ट इसलिए होता है शुरुआत में क्योंकि अधिशोषण होने के लिए उसको शुरू में क्या मिलता है? पर्याप्त जगह मिलता है, और पर्याप्त जगह मिलने से क्या होता है? जल्दी से वो जो है मतलब जल्दी वो जो है क्या करते हैं? वहाँ पे अपना फिल करते जाते हैं, है ना, चिपकते जाते हैं। लेकिन बाद में जगह जो है अधिशोषण होने के लिए जगह नहीं बचता है, तो अधिशोषण की जो दर है वो क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? अवशोषण जो है क्या होता है? साम्य अवस्था प्राप्त होते तक अवशोषण क्या होता है? क्या होता है? बराबर रहता है। क्या होता है? बराबर होता है ना। अवशोषण होने पर साम्य अवस्था प्राप्त होने में अधिक समय लगता है। अच्छा, दूसरा लाइन है क्या? अच्छा रुको एक मिनट, है ना, मैं ऊपर लाइन पढ़ना छोड़ के ये पढ़ता हूँ, ठीक है, ये पढ़ा था। चलिए अब अवशोषण में देख लीजिए, अवशोषण की दर प्रारंभ से अंत तक क्या रहती है? समान रहती है। अवशोषण शुरू हुआ और उसके अंत तक क्या होगी? उसका जो दर है वो क्या होगी? बराबर रहेगी, है ना। समझ में आ रहा है? ठीक है, दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर देख लीजिए, अधिशोषण होने पर साम्य अवस्था आसानी से बहुत कम समय में प्राप्त हो जाती है। मतलब अधिशोषण यदि हो गया तो जल्दी से हमको क्या मिलता है? साम्य अवस्था मिलता है। और वहीं यदि अवशोषण का बात करें तो साम्य अवस्था प्राप्त होने में अधिक समय लगता है, बोलता है। क्या लगता है? अधिक समय लगता है। जल्दी से साम्य अवस्था नहीं प्राप्त होती है, किसमें? अवशोषण में। लेकिन अधिशोषण में जल्दी से साम्य अवस्था प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। फिर चौथा अंतर देख लीजिए, अधिशोष्य को
अधिशोषक से अलग करना आसान होता है। क्या होता है? अधिशोष्य को अधिशोषक से अलग करना क्या होता है? आसान होता है, ठीक है ना। एवं इस प्रक्रिया को विशोषण कहते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि अधिशोषण जैसे टेबल में क्या लगा हुआ है? धूल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? टेबल में क्या लगा हुआ है? धूल है ना। तो धूल को हम क्या कर सकते हैं? आसानी से वहां से हटा सकते हैं, नहीं सकते हैं? यदि वहीं पे वो कोई पार्टिकल जो है टेबल के भीतर तक क्या हो गया? चला गया। खांस लो पहले, क्या हो गया? खांस ले पहले, हो गया? पानी पी क्या? अच्छा से खांस बराबर ढंग से, ठीक है। इसको पढ़ाने खत्म होने तक बैठो अब, ठीक। दिख रहा है ना? चलिए देखिए अधिशोषण और अवशोषण में अंतर, ठीक। तो पहला लाइन क्या बोला? पहला अंतर क्या है? उसके परिभाषा में है। किस में है? उसके परिभाषा में। क्या बोला? एक पृष्ठीय घटना है। कौन? अधिशोषण क्या है? एक पृष्ठीय घटना है, सरफेस फिनोमिना है। और अवशोषण क्या है? पदार्थ के भीतर और बाहर होने वाली घटना है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? परिभाषा देखिए, यहाँ एक पृष्ठीय घटना है जिसमें पदार्थ के भीतर एवं सतह पर उपस्थित सांद्रता में क्या होता है? अंतर होता है। सांद्रता में अंतर होता है। किसके सांद्रता में अंतर होता है? पदार्थ के भीतर में और उसके सरफेस में। उसके सरफेस में क्या रहेंगे? पार्टिकल आके जमा होंगे, लेकिन उसके भीतर में नहीं जाएंगे। मतलब उसके पदार्थ के भीतर, मतलब बल्क में कोई पार्टिकल नहीं जा रहा है ना। तो जिस पार्टिकल का अधिशोषण होता है उसकी सांद्रता में क्या होगा? अंतर होगा। कहाँ पे? भीतर में और बाहर में, है ना। उसके सरफेस पे ज़्यादा सांद्रता रहेगा और भीतर में सांद्रता नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है अवशोषण में? चाहे पदार्थ का भीतर का बात करें, चाहे उसके सरफेस का बात करें, है ना, पदार्थ जो है समान रूप से क्या होंगे? वितरित होंगे। इसमें सांद्रता में कोई सांद्रता में अंतर हमको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। यहाँ पदार्थ के भीतर का मतलब बल्क, ठीक है, तक होने वाली एक घटना है जिसमें गैस या द्रव ठोस पदार्थ के सतह एवं भीतर तक समान रूप से क्या होते हैं? वितरित होते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। दूसरा अंतर क्या है? अधिशोषण का वेग प्रारंभ में क्या होता है? तीव्र होता है। अभी अधिशोषण का वेग या दर का बात करें तो शुरुआत में जो है अधिशोषण क्या होगा? फास्ट होगा। शुरुआत में फास्ट इसलिए होगा क्योंकि अधिशोषण होने के लिए उसको पर्याप्त जगह मिलेगा। क्या मिलेगा? पर्याप्त जगह मिलेगा। जैसे जैसे बाह्य कण उसमें आके चिपकते जाएंगे उस सतह पर, तो जगह नहीं मिलेगा उसको, है ना। तो अधिशोषण क्या हो जाएगा? धीरे हो जाएगा, है ना, धीमा होने लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अवशोषण क्या होता है? प्रारंभ से अंत तक क्या रहेगी? समान रहेगी, है ना। समझ में आ रहा है? अवशोषण शुरू हुआ और उसके अंत तक क्या होगा? अवशोषण की जो दर है वो क्या होगी? बराबर रहेगी, ठीक। तीसरा अंतर क्या है? अधिशोषण होने पर साम्यावस्था बहुत कम समय में क्या होती है? प्राप्त हो जाती है, ठीक। अधिशोषण हो गया, है ना, मतलब बहुत कम समय में क्या हो जाती है? यहाँ पे साम्यावस्था प्राप्त हो जाएगी, है ना। क्योंकि देखो कैसे साम्यावस्था प्राप्त होती है? देखो अधिशोषण के लिए पर्याप्त जगह मिल जाएगा। जितना जल्दी जगह मिलेगा उतना जल्दी क्या हो जाएगा? उसको वो जो है वहाँ पे अधिशोषण हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से उसको जो है आसानी से क्या मिल जाएगी? आसानी से उसको साम्यावस्था प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अवशोषण में जो है साम्यावस्था आसानी से प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि साम्यावस्था प्राप्त करने के लिए जो है अधिक समय लगेगा, ठीक है ना। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है अधिशोषण जो है बहुत कम समय में क्या प्राप्त कर लेता है? साम्यावस्था प्राप्त कर लेता है। और अवशोषण में साम्यावस्था प्राप्त होने के लिए थोड़ा ज़्यादा समय लगता है इसकी तुलना में, ठीक है। ये अंतर है, ठीक। फिर अगला अंतर देख लिए, अधिशोष्य को अधिशोषक से अलग करना आसान होता है एवं इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विशोषण कहते हैं। आपको बताए थे विशोषण क्या होता है? अधिशोषण के पश्चात अधिशोष्य को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? विशोषण कहलाती है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना? विशोषण क्या होता है? अधिशोष्य को अधिशोषक की सतह से हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? विशोषण, है ना।
जैसे मान के चलिए मेरे पास क्या टेबल है, टेबल में धूल बैठा हुआ है ना, मतलब वहाँ पे अधिशोषण हो चुका है ऑलरेडी, उसको मैं आसानी से निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ ना। यदि वहीं पे टेबल के अंदर कोई पार्टिकल चला जाए, जैसे मान के चलिए वाटर का पार्टिकल, पानी का जो कण है वो टेबल के अंदर तक चला जाए, तो मैं उसको आसानी से अलग कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता हूँ ना, ठीक है। तो अवशोषण क्या होता है? अवशोषण में जो है अवशोषित हुए पदार्थ को हम आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन अधिशोषण में क्या कर सकते हैं? हम आसानी से अलग कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते थे? विशोषण बोलते हैं। ठीक, जैसे वाष्पन हो गया, क्रिस्टलन इत्यादि, ठीक है ना, इस प्रकार से एग्जाम्पल है उसका। चलिए, ठीक, उसी प्रकार से पांचवा अंतर देख लीजिए। यदि अधिशोषण की मात्रा को स्थिर ताप पर, किस पर? स्थिर ताप पर, प्रेशर या फिर कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या किया जाए? ग्राफ के रूप में दर्शाया जाए, तो अग्र प्रकार का विशिष्ट वक्र मिलता है ना। और इसमें क्या मिलता है? एक सरल रेखा प्राप्त होती है। क्या मिलती है? एक सरल रेखा प्राप्त होती है, इस प्रकार से, है ना। ठीक, तो आप लोग जो है इतने अंतर जो है 5 अंतर याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में अधिशोषण और अवशोषण में जो है अंतर पूछते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया अधिशोषण और अवशोषण में अंतर। चलो और आगे समझते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए बहुत ही स्पेशल टर्मिनोलॉजी है, बहुत ही मज़ेदार यहाँ पे टॉपिक आ चुका है हमारे पास। क्या है यहाँ पे दिख रहा होगा? बिहेवियर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन इन थर्मोडायनामिक टर्म्स, है ना। उस अधिशोषण की ऊष्मागतिकी पदों में क्या व्यवहार है उसको हम बात करते हैं। हम ऊष्मागतिकी में जनरली हम किस किस टर्मिनोलॉजी का बात करते हैं? एंथैल्पी का बात करते हैं, एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया, है ना, मुक्त ऊर्जा हो गया इत्यादि, इन सब के बारे में हम जो है थर्मोडायनामिक्स में अध्ययन करते हैं। तो चलिए, क्या क्या होता है, किस किस प्रकार से व्यवहार दर्शाता है एड्सॉर्प्शन थर्मोडायनामिक्स टर्म में, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए, ठीक है, पहला हमारा टर्मिनोलॉजी है किसके रिस्पेक्ट, किसके लिए बात करेंगे? एंथैल्पी का बात करेंगे। किसका एंथैल्पी का बात करेंगे? एड्सॉर्प्शन की एंथैल्पी का बात करेंगे, है ना। एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन और हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, क्या बोला हिंदी में लिख देते हैं। चलिए, एंथैल्पी, किसकी एंथैल्पी का बात कर रहे हैं? किसकी एंथैल्पी का बात कर रहे हैं? हाँ, अधिशोषण की एंथैल्पी। किसकी एंथैल्पी? अधिशोषण की एंथैल्पी को और क्या क्या बोलते हैं? ऊष्मा भी बोलते हैं, ठीक है ना। अधिशोषण की एंथैल्पी, या फिर इसको और क्या कहते हैं हम? अधिशोषण की ऊष्मा, अधिशोषण की ऊष्मा, इस प्रकार से कह सकते हैं। चलिए, ठीक, तो ये जो हमारा हेडिंग है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब क्या होता है अधिशोषण की ऊष्मा, उसको आप समझिएगा। यहाँ पे क्या बोला? अधिशोषण के दौरान पदार्थ के अणुओं के मध्य वीक वान डेर वाल्स बॉन्ड या स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड का क्या होता है? निर्माण होता है, जिससे ऊष्मा क्या होती है? मुक्त होती है। इस ऊष्मा को हम क्या कहते हैं? अधिशोषण की ऊष्मा कहते हैं। अब इस लाइन को समझिए थोड़ा सा, कहाँ समझाएं? कहीं पे स्पेस नहीं दिख रहा है अब हमको? हाँ, यहाँ पे स्पेस दिख रहा है हमको। अब यहाँ पे समझिए। चलिए, अब देखिए अधिशोषण की घटना कैसे घटती है। देखो, ये कोई हमारे पास क्या है? सरफेस था, हमारे पास क्या है? कोई सरफेस था, ठीक है ना। बाह्य कण आके क्या हो गया? इसके पास यहाँ पे इस सरफेस पे क्या हो गया? आके चिपकने लग गया। इस प्रक्रिया को क्या बोलते थे? अधिशोषण बोलते थे, नहीं बोलते थे? बोलते थे ना। ठीक, तो बाह्य पदार्थ है ना, बाह्य कण, और ये जो अधिशोषक की सतह है, ये तो अधिशोषक हो गया, ये वाला क्या हो गया? अधिशोष्य हो गया। क्या हो गया? अधिशोष्य, है ना। अब क्या होता है? इसके अणु के मध्य और इसके अणु के मध्य क्या होता है? कुछ ना कुछ क्या लगता है? आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है? क्या बल लगता है? आकर्षण बल लगता है कि नहीं लगता है? आकर्षण बल लगता है।
या फिर दोनों क्या होते हैं, उस बल से बंधित होते हैं। क्या होते हैं, बंधित होते हैं ना। और हम जानते हैं कि दो चीज़ें जो हैं, दो पार्टिकल आपस में एक दूसरे से पास पास आते हैं और बंधित होते हैं तो उनकी ऊर्जा में क्या होती है, कमी आती है। उनकी ऊर्जा में क्या आती है, कमी आती है। या कहने का मतलब है स्थायित्व प्राप्त करता है, और स्थायित्व प्राप्त कर रहा है मतलब ऊर्जा में कमी आएगा, और उस ऊर्जा को क्या करता है, वो रिलीज करता है, ऊष्मा को क्या करता है, वो रिलीज करता है। तो यहाँ भी वही घटना घटती है। ये जो बाह्य पार्टिकल है वो इसके साथ आके क्या हो रहा है, चिपक रहा है कि नहीं चिपक रहा है, बाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाइंड होने से बाइंड क्यों हो रहा है वो, क्योंकि आकर्षण बल लग रहा है। क्या लग रहा है, आकर्षण, है ना। तो यहाँ पे किसका निर्माण हो रहा है, बंध का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, बंध या फिर कोई आकर्षण बल क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। और बंध का निर्माण होता है तो उसके ऊष्मा में क्या होगी, कमी आएगी। क्या होगी, कमी आएगी। ऊष्मा या ऊर्जा में क्या आएगी, कमी आएगी, है ना। कहने का मतलब है स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इस पूरे सिस्टम से ऊष्मा क्या होगी, इस पूरे सिस्टम से ऊष्मा क्या होगी, रिलीज होगी। क्या होगी, रिलीज होगी। रिलीज का मतलब है मुक्त होने। क्या हो जाएगी, ऊष्मा क्या होगी, मुक्त होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस सिस्टम के ऊष्मा में कमी आएगा कि नहीं आएगा। इस सिस्टम से मान के चलिए, मैं थर्मोडायनेमिक टर्म का बात कर रहा हूं ना, तो जहां भी थर्मोडायनेमिक्स का से रिलेटेड बात करेंगे वहां पे हम कौन सा टर्म यूज करूंगा, मैं सिस्टम यूज करूंगा। किसका बात करूंगा, सिस्टम। किसका बात करूंगा, सिस्टम। और सिस्टम क्या है, ब्रह्मांड का वह भाग जिसको हम थर्मोडायनेमिक्स के अध्ययन के लिए क्या करते हैं, चुनते हैं। उस भाग को हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स टर्म यूज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ऊष्मा के लिए ऊष्मा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो इस भाग को मतलब इस पूरे भाग को मैं क्या बोला, सिस्टम बोला। क्या बोला, सिस्टम। तो इस सिस्टम से इस सिस्टम से ऊष्मा क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। समझ में आ रहा, सिंपल बात है। क्या कार्यक्रम हुआ कि जब दो पदार्थ आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं तो उनके बीच स्थायित्व बढ़ता है। क्या बढ़ता है, स्थायित्व बढ़ता है। और स्थायित्व बढ़ता है इसका मतलब उसके ऊर्जा में क्या आएगी, कमी आएगी, है ना। फलस्वरूप वहां से हीट क्या होगा, रिलीज होगा, ऊष्मा में कमी आएगी, ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो रही है, ऊष्मा क्या होगी, मुक्त होगी इस पूरे घटना वाले, इस पूरे सिस्टम में, है ना। यहाँ पे हम यहाँ पे अधिशोषण का जो घटना घट रही है, इस पूरे सिस्टम में क्या होगी, ऊष्मा में कमी आएगी, और वो ऊष्मा जो है क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऊष्मा परिवर्तन डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, 0 से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेल्टा एच 0 से कम, डेल्टा एच लेस देन 0। ठीक है ना। डेल्टा एच क्या होगा, 0 से कम। या फिर हम कह सकते हैं कि डेल्टा एच किसके लिए बात कर रहे हैं हम, एडी। किसके लिए बात कर रहे हैं, एडी का मतलब है एड्सॉर्प्शन, है ना। तो डेल्टा एच एडी का मतलब है, डेल्टा का मतलब क्या समझते हो, परिवर्तन। क्या समझते हो, परिवर्तन। किसके परिवर्तन का बात कर रहे हैं, ऊष्मा परिवर्तन। किसके ऊष्मा का परिवर्तन का बात कर रहे हैं, अधिशोषण की ऊष्मा का परिवर्तन का बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से कम। कहने का मतलब है यहाँ पे डेल्टा एच निगेटिव। क्या मिलेगा हमको, निगेटिव, है ना। क्योंकि ऊष्मा का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। ऊष्मा का यहाँ पे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। ठीक है ना। ऊष्मा का हानि हो रहा है, इसलिए ऊष्मा परिवर्तन क्या हो जाएगा, निगेटिव, या फिर माइनस डेल्टा एच एडी। इस प्रकार से ये होगा। समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। एक बार और समझिए, जब भी यहाँ पे क्या होगा, अधिशोषण हो रहा है ना, दोनों पार्टिकल आपस में क्या हो रहे हैं, आके बाइंड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बाइंड होने से वहाँ पे क्या होती है, ऊष्मा निकल जाती है, ऊष्मा मुक्त होती है। उस सिस्टम से ऊष्मा में, उस सिस्टम की ऊष्मा में क्या आती है, कमी आती है ना। और ऊष्मा में कमी का मतलब है सिस्टम ऊष्मा खो रहा है, सिस्टम से ऊष्मा रिलीज हो रही है, ऊष्मा की क्या हो रही है, हानि हो रही है। ठीक है ना। और हानि को मैं किससे दर्शाता हूँ, माइनस से या फिर निगेटिव, है ना। निगेटिव कहता हूँ, नहीं कहता हूँ, निगेटिव। ठीक है। तो माइनस चिन्ह यहाँ पे दर्शा दिया हूँ। ठीक है। इस प्रकार से होता है। चलिए समझते हैं थोड़ा सा और। चलिए कहाँ गया, हाँ यहाँ पे देख लीजिए क्या बोला,
अधिशोषण के दौरान पदार्थ के अणु के मध्य वीक वांडर वाल्स बॉन्ड या फिर स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड का क्या होता है, निर्माण होता है। समझ में आ रहा है ना। सरफेस और पार्टिकल के मध्य क्या होता है, आकर्षण बल का निर्माण होता है कि नहीं होता है। या तो कैसा बंध निर्माण, कैसा बंध बनेगा यहाँ पे, दुर्बल बंध बनेगा, या तो फिर रासायनिक बंध बनेगा, है ना। चाहे दुर्बल बंध बने चाहे रासायनिक बंध बने। दुर्बल बंध का मतलब किसका बात कर रहा है, वांडर वाल्स अट्रैक्शन का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, वांडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बात कर रहा है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आकर्षण बल लग रहा है ना, ठीक है। तो वो क्या होंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे, ठीक। और ऊष्मा में क्या होगी, कमी आएगी। यहाँ पे पूरा लाइन समझिए। अधिशोषण के दौरान पदार्थ के अणुओं के मध्य वीक वांडर वाल्स बॉन्ड या स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड का क्या होता है, निर्माण होता है, जिससे ऊष्मा मुक्त होती है। अभी भी बताया कि नहीं बताया, बंध का निर्माण होता है तो ऊष्मा मुक्त होती है कि नहीं होती है ना, क्योंकि स्थायित्व बढ़ता है, ठीक। तो इस ऊष्मा को हम क्या कहते हैं, अधिशोषण की ऊष्मा कहते हैं। अब सिंपल भाषा में समझिए, इस ऊष्मा को हम क्या कहते हैं, अधिशोषण की ऊष्मा कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब दो पार्टिकल के मध्य क्या बन रहा है, यहाँ पे बंध का निर्माण हो रहा है ना, चाहे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो चाहे वीक बॉन्ड हो, है ना, उस दौरान क्या होती है, जो ऊष्मा मुक्त होती है उस परिघटना से, जो मुक्त हो रही है उस ऊष्मा को हम क्या बोलते हैं, अधिशोषण की ऊष्मा कहते हैं। किसकी ऊष्मा कहते हैं, अधिशोषण की ऊष्मा कहेंगे या फिर अधिशोषण की एंथैल्पी कहो, एक ही मतलब है, ठीक है। चलिए अब मैंने क्या बोला, ऊष्मा निकल रही है बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं, ऊष्मा वहां से क्या हो रही है, निकल रही है। मतलब किस प्रकार की प्रक्रिया होगी वो, ऊष्मा उत्सर्जित करने वाली प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया, ऊष्मा को उत्सर्जित करने वाली प्रक्रिया, या फिर ऊष्माक्षेपी, क्या, या फिर ऊष्माक्षेपी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्जोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया बोलेंगे। तो याद रहेगा, ठीक। तो अधिशोषण क्या होता है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए मैंने क्या बोला, डेल्टा एच ए डी लेस देन 0, 0 से क्या है, कम होता है। या फिर डेल्टा एच क्या आएगा, हमको क्या मिलेगा, निगेटिव मिलता है। क्या मिलता है, निगेटिव। निगेटिव मतलब माइनस चिन्ह, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, माइनस का मतलब हानि होता है। क्या होता है, हानि। सिस्टम ऊर्जा को क्या कर रहा है, खो रहा है कि नहीं खो रहा है, ऊष्मा को खो रहा है ना, तो ऊष्मा की हानि हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक। तो जहां भी एक्जोथर्मिक प्रोसेस का बात करेगा वहां पे डेल्टा एच क्या होगा, ऊष्मा परिवर्तन। डेल्टा एच किसको दर्शाता है, ऊष्मा परिवर्तन को, है ना। तो ऊष्मा परिवर्तन क्या होगा, निगेटिव में आएगा, माइनस चिन्ह आएगा, ठीक है। इस प्रकार से चलिए, ठीक। अब यहाँ पे फाइनली एक मैंने डेफिनेशन बना दिया है इसके लिए। क्या डेफिनेशन है समझिए, इन्वर्टेड कामा लगा दिया है। अधिशोषण के प्रक्रम में, इधर ध्यान दीजिए इस परिभाषा को, कौन सी, किसकी परिभाषा बता रहा है यहाँ पे, अधिशोषण की ऊष्मा का या फिर अधिशोषण की एंथैल्पी का परिभाषा यहाँ पे स्पेशल मैंने यहाँ पे बनाया है। अधिशोषण के प्रक्रम में एक मोल अधिशोष्य की, अधिशोषक की सतह पर अधिशोषण होने पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे ही हम एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, पी आएगा, ठीक है। एडजॉर्बेशन हो गया, वो क्या होगा, पी होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पी, ठीक। चलिए स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक। तो क्या बोला, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन या फिर हीट ऑफ एडजॉर्प्शन कहते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अधिशोषण के प्रक्रम में एक मोल अधिशोष्य का अधिशोषक की सतह पर अधिशोषण होने से जो ऊर्जा मुक्त होती है या फिर जो ऊर्जा ऊष्मा परिवर्तन होती है, उस परिवर्तन होने वाली ऊष्मा को हम क्या कहते हैं, अधिशोषण की ऊष्मा कहते हैं या फिर अधिशोषण की एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है ना। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन या फिर हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। यहाँ पे एडजॉर्बेशन हो गया था, वो नहीं है, पी होगा, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग अब मिस्टेक हो गया था पीडीएफ बनाने के दौरान। चलिए ठीक है, ये इस प्रकार से होगा, वहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पे पी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पी आएगा, इस प्रकार से ये वाला है, एडजॉर्बेशन हो गया है, वो गलत है, ठीक है। बी ए नहीं आएगा, वो क्या होगा, पी है, ठीक है ना। बी ए के जगह हमें क्या रहेगा, पी, ये सही उच्चारण है, इस प्रकार से ये वाला सही है, ऐसा स्पेलिंग होता है वो, ठीक। चलिए
तो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो समझ में आ गया। चलिए आगे आप बात करते हैं एंट्रोपी का, बात करेंगे। किसका बात करेंगे? एंट्रोपी का। एंट्रोपी का मतलब क्या समझते हैं? एंट्रोपी का मतलब होता है अव्यवस्था। क्या होती है? अव्यवस्था या रेंडमनेस, है ना, डिग्री ऑफ रेंडमनेस। जो एंट्रोपी होता है ना, जो एंट्रोपी टर्म यूज कर रहे हैं ना, वो किसके लिए है? अव्यवस्था के लिए है, अव्यवस्था को मापने के लिए है। ठीक है ना। मैं आपको 3 पदार्थ की 3 अवस्था का बात करता हूँ, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में जो कण हैं वो बहुत पास पास होते हैं, और द्रव में थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, और गैस में कण जो है बहुत दूर दूर होते हैं, है ना। तो बताइए तीनों में से किसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी? गैस की होगी, है ना। गैस की एंट्रोपी क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि एंट्रोपी का मतलब ही क्या होता है? अव्यवस्था। क्या होती है? अव्यवस्था या रेंडमनेस। गैस की एंट्रोपी ज़्यादा इसलिए क्योंकि उसके कण क्या है? बहुत दूर दूर हैं, बहुत दूर दूर हैं। कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत कम है। समझ में आ रहा है ना। रेंडमनेस ज़्यादा है, रेंडमनेस ज़्यादा, तो एंट्रोपी भी ज़्यादा। उसके बाद कम एंट्रोपी होगा किसका? द्रव का। और सबसे कम एंट्रोपी किसका होगा? ठोस पदार्थ का, क्योंकि वहाँ पे कण जो है ठोस में बहुत पास पास होते हैं, तो एंट्रोपी क्या होगी? बहुत कम होगी। समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए एंट्रोपी का मीन्स क्या? एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ रेंडमनेस, है ना, अव्यवस्था की मात्रा। किसका बात कर रहा है? रेंडमनेस का मतलब क्या होता है? अव्यवस्था। ठीक है ना, बिखरा बिखरा हुआ, बहुत दूर दूर हुआ। ठीक है, इस प्रकार से जो भी कह सकते हो। चलिए, तो मीन्स क्या होता है? डिग्री ऑफ रेंडमनेस या अव्यवस्था की मात्रा। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे आप समझिए, कोई सरफेस ले लिया, मान के चलिए मैं टेबल को ही ले लेता हूँ। किसको ले लेता हूँ? टेबल को। टेबल में, टेबल अभी क्या है? फ्रेश है, साफ सुथरा है। उधर उसमें जो है हवा से, है ना, हवा से इधर उधर घूमते घामते धूल के कण आ रहे हैं, चिपक रहे हैं। क्या हो रहे हैं? चिपक रहे हैं। चिपक रहे कि नहीं चिपक रहे हैं? हवा में जो कण हैं वो क्या है? दूर दूर पे हैं। कहाँ पे हैं? दूर दूर हैं। लेकिन जैसे ही वो टेबल में आके क्या हो रहे हैं? चिपक रहे हैं, है ना। तो कण जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे के पास आए कि नहीं आए? चाहे टेबल और धूल के कण हो, चाहे धूल और धूल के कण हो, एक दूसरे के पास आए कि नहीं आए? आए ना। तो धूल के जो कण हैं या फिर जो बाह्य पार्टिकल है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या, एक दूसरे के पास पास आए कि नहीं आए? आए, एक दूसरे के पास आए। मतलब उनकी जो अव्यवस्था थी, जो दूर दूर थे, वो क्या हो गई? कम हो गई, है ना। अव्यवस्था कम हो गई, मतलब उनकी एंट्रोपी क्या हो गई? घट गई। क्या हो गई? घट गई। तो अधिशोषण होने से क्या होती है? उनकी एंट्रोपी में क्या होती है? कमी होती है। समझ में आ रहा है? ये वाला लाइन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। अधिशोषण होने से उनकी एंट्रोपी में क्या होती है? कमी आती है। डायग्राम बना के समझाते हैं। चलिए, ये सरफेस है, अधिशोषक है, और ये आ रहा है क्या? अधिशोष्य, एड्सॉर्बेट। अब ये क्या है? बहुत दूर दूर है। कहाँ पे है ये? एक दूसरे से बहुत दूर दूर है। मतलब यहाँ पे एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी क्या है? बहुत ज़्यादा है। क्या है? बहुत ज़्यादा है। अब अधिशोषण के बाद क्या होगा? अधिशोषण होने से ये जो है पार्टिकल एक दूसरे क्या आएंगे? पास पास आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना। तो एक दूसरे से क्या है? बहुत पास पास हैं, मतलब ज़्यादा क्या है? व्यवस्थित हो गए हैं। क्या हो गए हैं? ज़्यादा व्यवस्थित हो गए हैं। और ज़्यादा व्यवस्थित हो गए हैं तो एंट्रोपी क्या हो गई? यहाँ पे घट गई। क्या हो गई? घट गई। समझ में आ रहा है ना। एंट्रोपी का मतलब है अव्यवस्था, रेंडमनेस। यहाँ पे रेंडमनेस ज़्यादा, जैसे ही वो सरफेस पे आके चिपक गया, वो कण जो है आपस में पास पास आ गए, और पास पास आ गए तो रेंडमनेस क्या हो गया? कम हो गया। रेंडमनेस क्या हो गया? कम हो गया। और रेंडमनेस कम हो गया मतलब एंट्रोपी क्या हो गई? घट गई। सिंपल बात है। ठीक है। चलिए अब यहां पे समझिए, अधिशोषण के दौरान, अधिशोषण के दौरान पदार्थ के अणु एक दूसरे के आते हैं, पास पास आकर क्या हो जाते हैं? बंधित हो जाते हैं। क्या होते हैं? बंधित हो जाते हैं, जिससे उनकी एंट्रोपी में क्या होती है? कमी आती है। अच्छा ये बताइए, एंट्रोपी का मतलब समझे कि नहीं समझे? समझे ना। यदि कोई कण जो है बहुत दूर दूर है एक दूसरे से, तो उसकी एंट्रोपी ज़्यादा, है ना। यदि कण जो है बहुत पास पास में है तो उनकी एंट्रोपी कम।
ठीक है ना। तो जब कण जो है एक दूसरे के पास आएंगे तो एंट्रोपी घटेगी कि नहीं घटेगी, घटेगी ना। तो यहाँ पे वही चीज बोला, अधिशोषण के दौरान पदार्थ के अणु जो है एक दूसरे के पास पास आकर क्या हो जाते हैं, बंधित हो जाते हैं, और बंधित होने से क्या होती है, उनकी एंट्रोपी में कमी आ जाती है इस प्रकार से। ठीक, तो फिर से यहाँ पे हमने क्या बोला, ऋणात्मक होगा। एंट्रोपी में क्या हो रही है, एंट्रोपी परिवर्तन, एंट्रोपी क्या हो रही है, एंट्रोपी क्या हो रही है, घट रही है कि नहीं घट रही है, घट रही है ना। मतलब क्या कहेंगे, एंट्रोपी ऑफ एडजॉर्प्शन का क्या होगा एक्चुअली परिभाषा, कि अधिशोषण के दौरान, अधिशोषण के दौरान उस सिस्टम में, अधिशोषण के दौरान उस सिस्टम में जो एंट्रोपी परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एंट्रोपी ऑफ एडजॉर्प्शन। और कैसा होता है वो, एंट्रोपी में हानि हो रही कि नहीं हो रही है, एंट्रोपी घट रही ना, तो एंट्रोपी धीरे धीरे क्या हो रहा है, खोते जा रहा है। तो हानि हो रही, इसलिए क्या दर्शाया मैंने, माइनस चिन्ह से, या फिर बोला एंट्रोपी परिवर्तन क्या होता है, निगेटिव। ठीक है ना। तो डेल्टा एस, एस का मतलब होता है एंट्रोपी, डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन। तो एंट्रोपी परिवर्तन क्या हो गया, निगेटिव होगा, या फिर क्या बोलेंगे उसको हम, जीरो से कम होगा। एंट्रोपी परिवर्तन क्या होगा, जीरो से कम। ठीक, चलिए यहाँ पे स्पेशल यहाँ पे देख लीजिए, एंट्रोपी परिवर्तन क्या मिला हमको, ऋणात्मक मिला। ठीक है ना। अधिशोषण से क्या होता है, एंट्रोपी में कमी आती है इस प्रकार से। चलिए अब आगे और समझते हैं मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। कौन सी ऊर्जा परिवर्तन का बात करेंगे, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। ठीक है ना। अब समझिए अधिशोषण क्या होता है, एक स्वतः प्रक्रिया है, पहले ही बता चुके हैं। अधिशोषण क्या होता है, एक स्वतः प्रक्रिया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। अब और समझिए क्या हो रही है, अब वातावरण में क्या घूम रहा है, धूल के कण जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं ना। मतलब अपने आप में फ्री है कि नहीं है ना, उनके पास कोई ना कोई मुक्त ऊर्जा है कि नहीं है ना। जैसे ही वो किसी सरफेस में चिपक जाएंगे तो वो क्या घूम पाएंगे, क्या वातावरण में नहीं घूम पाएंगे ना। तो उनके मुक्त ऊर्जा में क्या हो रही है, कमी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अधिशोषण से उसके मुक्त ऊर्जा में क्या होती है, कमी आती है। और मुक्त ऊर्जा को मैं दर्शाता हूँ किससे, जी से। किससे दर्शाता हूँ, जी से। और डेल्टा का मतलब है परिवर्तन। तो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन भी यहाँ पे क्या होगा, जीरो से कम, या फिर मुक्त ऊर्जा क्या होगी, उनकी घटेगी। कणों की मुक्त ऊर्जा क्या हो जाएगी, घट जाएगी अधिशोषण से। इसलिए डेल्टा जी है ना, और यहाँ पे एडी लिखा हूँ मतलब एडजॉर्प्शन। अधिशोषण की मुक्त ऊर्जा क्या हो जाएगी, फिर से यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, ऋणात्मक। क्या मिलेगी, ऋणात्मक। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक, चलिए अतः अधिशोषण एक क्या है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। क्यों ऊष्माक्षेपी प्रक्रम बोले, क्योंकि मैं शुरू में क्या देखा कि उसका जो एंट्रोपी है वो भी क्या हो रही है, घट रही है ना। उसकी एंट्रोपी भी घट रही है और उसकी मुक्त ऊर्जा भी क्या हो रही है, घट रही है। क्या हो रही है, घट रही है ना। यहाँ पे देख लीजिए ना, ये क्या है, हीट अप, ये क्या है, ऊष्मा परिवर्तन है, और ये क्या है, मुक्त ऊर्जा है, और ये क्या है, एंट्रोपी परिवर्तन है। तो ये भी घट रही है, ये भी घट रही है, तो ये भी घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा ना। ठीक, तो डेल्टा एच मतलब ऊष्मा परिवर्तन भी हमको क्या मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा। इसलिए मैंने क्या बोला, ऊष्मा परिवर्तन, अधिशोषण एक क्या है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ठीक है ना, ऊष्मा परिवर्तन निगेटिव मिलेगा इस प्रकार से। ठीक, चलिए अब आगे और बात कर लेते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या, अधिशोषण के प्रकार देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, चलिए। अधिशोषण जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फिजिकल या फिर वांडरवाल एडजॉर्प्शन बोलते हैं हिंदी में, भौतिक या वांडरवाल्स अधिशोषण। और दूसरा होता है केमिकल या लेंगम्यूर एडजॉर्प्शन, रासायनिक या लेंगम्यूर अधिशोषण, है ना। दोनों किस पर आधारित है, दोनों आकर्षण बल से, आकर्षण बल के आधार पर दोनों को क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। ठीक है ना। देखिए क्या क्या होता है दोनों में, कौन सी कार्य घटना घटती है। देखिए जो फिजिकल या वांडरवाल्स एडजॉर्प्शन है ना, उसमें क्या लगता है, वांडरवाल्स बोला, क्या बोला, वांडरवाल्स शब्द से आप समझ जाना कि ये कमजोर आकर्षण बल का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, कमजोर आकर्षण बल का बात कर रहा है ना। और जहां पे वांडरवाल अट्रैक्शन या वांडरवाल
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बंध का बात किया, वहाँ पे क्या हो रहा है, भौतिक आकर्षण का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, भौतिक आकर्षण, या फिर यहाँ पे हो जाएगा भौतिक अधिशोषण। होता क्या है यहाँ पे देख लीजिए, यदि अधिशोष्य और अधिशोषक की सतह पर अत्यंत दुर्बल वांडर वाल्स आकर्षण बल है ना, जिसको क्या बोल रहे हैं हम, भौतिक बल का कह रहे हैं, है ना, द्वारा बंधा रहता है, तो उस अधिशोषण को हम क्या कहते हैं, भौतिक अधिशोषण कहते हैं। ठीक है ना। यदि अधिशोषण हो रहा है कहीं पे, किसी वस्तु में जो है अधिशोषण हो रहा है, वहाँ पे अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य बहुत ही कमजोर बल बन रहा है, बहुत ही कमजोर आकर्षण बल कार्य कर रहा है, तब उस कंडीशन में हम उसको कौन सा अधिशोषण बोलेंगे, भौतिक अधिशोषण बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए सिलिका जेल, क्या, सिलिका जेल, या फिर टेबल और धूल के कण, क्या, टेबल और धूल के कण, टेबल और धूल के कण के मध्य बहुत कमजोर आकर्षण बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, भौतिक अधिशोषण बोलेंगे। ठीक है ना, ये होता है। चलिए ठीक, यहाँ पे फाइनली इस बात को यहाँ पे और बताया है, देखिए, है ना, यहाँ पे क्या बोला, इस प्रकार के अधिशोषण में अधिशोषक व अधिशोष्य के बीच दुर्बल बल क्या होता है, कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है, दुर्बल बल। हम आसानी से अधिशोषक और अधिशोष्य को एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि धूल और टेबल को अलग कर सकते हैं कि कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं ना। ठीक, ये हो जाएगा। ताप वृद्धि करने पर अथवा दाब बढ़ाने पर यहाँ अधिशोषण उत्क्रमित हो जाता है। क्या होता है, उत्क्रमित। उत्क्रमित का मतलब है उसका रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिवर्स। यदि वो अधिशोषित हो चुका है तो हम उसको विशोषित भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, है ना, उस कण को, उस बाह्य कण को आसानी से निकाल सकते हैं। कब, ताप या दाब बढ़ा दें तब। मतलब जो भौतिक अधिशोषण है ना, उसमें जो है आसानी से हमको उत्क्रमित घटना हम क्या कर सकते हैं, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। रिवर्स प्रोसेस में हम उसको ला सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए चारकोल पर विभिन्न गैसों का क्या होता है, अधिशोषण होता है। चारकोल पर विभिन्न गैसों का जो अधिशोषण है वो क्या है, भौतिक अधिशोषण का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन का। चलिए, केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होगा, केमिकल का मतलब है केमिकल बंध का निर्माण हुआ, स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स, है ना, स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे क्या होगा, कार्य करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, वह प्रक्रम जिसमें अधिशोष्य के अणु अधिशोषण की सतह पर रासायनिक बलों द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अधिशोषण क्या होते हैं, कहते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार का जो अधिशोषण है उसको क्या बोलेंगे हम, रासायनिक अधिशोषण कहेंगे। क्या होगा, अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य क्या होता है, रासायनिक बंध का निर्माण हो जाए, और रासायनिक बंध का निर्माण हो जाएगा तो उनके मध्य ज़्यादा मजबूती होगा कि नहीं होगा, है ना। इस प्रकार के अधिशोषण को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अधिशोषण कहते हैं, है ना। इसको और क्या नाम से जानते हैं, रसोशोषण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रसोशोषण, या फिर केमिसोप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केमिसोप्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से, या इसको लेंगम्यूर अधिशोषण भी कहते हैं। यह है। ठीक, अब यहाँ पे फाइनल लाइन क्या बोला, यहाँ पे देखिए, इस प्रकार के अधिशोषण में अधिशोषक तथा अधिशोष के मध्य प्रबल आकर्षण बल या रासायनिक बंध क्या होता है, कार्यरत होता है, कार्य करता है ना। ठीक, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। अब एग्जाम्पल दिखाते हैं, एग्जाम्पल समझाते हैं। क्या एग्जाम्पल होता है इसका, देखो, प्लेटिनम धातु पर हाइड्रोजन गैस का जो अधिशोषण होता है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब बताए थे आपको, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला, है ना, वहाँ पे पढ़े थे कि प्लेटिनम धातु में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, अधिशोषण होता है। ठीक है ना। तो ये जो है रासायनिक अधिशोषण का क्या होता है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए, ये हुआ। ठीक, अब बात करेंगे हम, ठीक है ना। चलिए एक बार फिर से आपको समराइज करता हूं इसके बारे में, रासायनिक अधिशोषण और भौतिक अधिशोषण में, है ना। तो भौतिक अधिशोषण में क्या होता है, अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य दुर्बल बल काम करता है। कौन सा बल काम करता है, दुर्बल बल काम करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, भौतिक अधिशोषण बोलते हैं, या फिर वांडर वाल्स अधिशोषण बोलते हैं। और
दूसरा प्रकार का अधिशोषण है वो है रासायनिक अधिशोषण है। और रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, जो अधिशोषक है और अधिशोष्य है उसके मध्य स्ट्रॉन्ग आकर्षण बल क्या होता है, कार्य करता है, या फिर केमिकल बंध का क्या होता है, निर्माण होता है। इस प्रकार के अधिशोषण को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, डिफरेंट बिटवीन फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। चलिए तो देखिए क्या क्या अंतर है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में। यहां पे देखिए पहला लाइन क्या बोला, अधिशोष्य, पहला लाइन तो परिभाषा से ही आ जाता है ना, पहला जो अंतर है वो परिभाषा से मिल जाता है। क्या होता है देखो, अधिशोष्य एवं अधिशोषक के मध्य कौन सा बल काम करता है भौतिक अधिशोषण में, दुर्बल बंध। कौन सा बंध, दुर्बल बंध। और दुर्बल बंध या फिर दुर्बल आकर्षण बल जिसको हम क्या बोलते हैं, वांडर वाल्स। क्या बोलते हैं, वांडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, कहाँ पे, भौतिक अधिशोषण में ये होगा। फिर रासायनिक अधिशोषण में क्या होगा, अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य क्या होगा, प्रबल रासायनिक बंध का निर्माण होता है, या प्रबल रासायनिक बंध क्या होते हैं हमको देखने को मिलता है। ठीक है ना, ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर देख लीजिए, भौतिक अधिशोषण की ऊष्मा का मान क्या होता है, निम्न होता है। क्या होता है, इस प्रकार से 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होगा। क्या होगा, 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल इसका क्या होगा, ऊष्मा का मान होता है। ठीक है ना। और वहीं रासायनिक अधिशोषण में ऊष्मा का मान कितना होता है, उच्च होता है। क्या होता है, उच्च होता है। कितना होता है, 40 से 400, है ना, 40 से 400 किलो जूल प्रति मोल होता है, इस प्रकार से। ठीक है, यह हो गया। ठीक, फिर यहाँ पे देख लीजिए, यह जो भौतिक अधिशोषण है ना वो क्या होता है, उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। क्या होता है, उत्क्रमणीय प्रक्रम, मतलब उसको हम जो है आसानी से विशोषित कर सकते हैं, विशोषण उसमें हम ला सकते हैं। ठीक है ना, अधिशोष्य को अधिशोषक की सतह से हटा सकते हैं। ठीक है ना, रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, क्योंकि लगभग यहाँ पे मतलब कहने का मतलब है इस प्रकार के अधिशोषण में क्या होता है, रासायनिक बंध का निर्माण होता है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया होती है, कह सकते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो ये अनुत्क्रमणीय होता है। ठीक, और यह क्या होता है, विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता है ना, ये विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता है। क्या होता है, एक साधारण प्रक्रिया होती है। जो भौतिक अधिशोषण है ना वो क्या होता है, साधारण प्रक्रिया होती है। लेकिन ये क्या होता है, अति विशिष्ट प्रकृति का होता है। कहने का मतलब है अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग तरीके से क्या करेगा, वहाँ पे वो विशिष्ट होगा। ये केमिकल जो अधिशोषण है वो। ठीक है ना। अगला जो अंतर है वो क्या है, इसमें बहुपर्तीय अधिशोषण होता है या बहुआण्विक स्तर बनता है। क्या होता है, बहुपर्तीय होता है या फिर बहुआण्विक स्तर बन जाता है ना। अधिशोषक के ऊपर अधिशोषक, अधिशोषक के ऊपर अधिशोषक यहाँ पे क्या होते हैं, आके जुड़ सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन ये यहाँ पे क्या होता है, ये जो है एकल परतीय अधिशोषण होता है। कौन, जो रासायनिक अधिशोषण है ना वो क्या होता है, एकल परतीय अधिशोषण होता है। ठीक है ना, एक आणविक स्तर बनता है। इसमें क्या बनता है, केवल और केवल एक ही आणविक स्तर बनता है। ठीक है, चलिए। ठीक, और यहाँ पे भौतिक अधिशोषण में एक और चीज देखिए, यहाँ कम ताप पर क्या होता है, संपन्न होता है ना। जबकि जो रासायनिक अधिशोषण होता है वो उच्च ताप पर क्या होता है, संपन्न होता है, तथा ताप वृद्धि के साथ पहले बढ़ता है फिर क्या होता है, घटता है। जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे रासायनिक जो अधिशोषण है वो पहले बढ़ेगा, फिर एक समय आएगा कि वो घटने लग जाएगा ताप वृद्धि से। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे और समझिए, सातवां जो अंतर है यहाँ पे, ठीक है ना, कम से कम 5 अंतर यहाँ का आप जो है याद रखिएगा, 5 से 6 अंतर। ठीक है, यहाँ क्या होता है, यहाँ पे दाब के साथ पहले बढ़ता है फिर कुछ समय बाद स्थिर हो जाता है। जो भौतिक अधिशोषण है ना, दाब बढ़ाएंगे तो दाब के साथ क्या होगा, बढ़ेगा, कुछ देर बाद वो क्या होता है, स्थिर हो जाता है। ठीक है,
लेकिन जो रासायनिक अधिशोषण है ना, उसमें दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर अगला जो अंतर है, शीघ्रता पूर्वक द्रवित होने वाली गैसें अधिक मात्रा में क्या होती हैं, अधिशोषित होती हैं। शीघ्रता पूर्वक द्रवित, द्रवित का मतलब क्या होता है, लिक्विफेक्शन, है ना। जिसका ज़्यादा लिक्विफेक्शन होगा, है ना, जो ज़्यादा लिक्विफेक्शन दर्शाएगा, जो द्रव है ना, उसका अधिशोषण क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है ना, किसमें, भौतिक अधिशोषण में। यहाँ पे द्रवीकरण, द्रवीकरण का मतलब लिक्विफेक्शन बोल रहे हैं ना, द्रवीकरण की सुगमता का अधिशोषण की मात्रा से कोई संबंध नहीं होता है। रासायनिक जो अधिशोषण है वहाँ पे कितना ही लिक्विफेक्शन हो, लिक्विफेक्शन की मात्रा से कोई संबंध नहीं होता है ना, चाहे कम लिक्विफेक्शन हो चाहे ज़्यादा लिक्विफेक्शन हो। ठीक है ना, इस प्रकार के रासायनिक अधिशोषण में जो है उसका कोई संबंध नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए ठीक। अब यहाँ पे भौतिक अधिशोषण का एक और अंतर देखिए, इसमें सक्रियण ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में सक्रियण ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। सक्रियण ऊर्जा का मतलब है एक्टिवेट करने के लिए ऊर्जा देंगे। कौन सी ऊर्जा, से एक्टिवेट करने के लिए, पार्टिकल को क्या करेंगे, एक्टिवेट करने के लिए, सक्रिय करने के लिए, है ना। जो ऊर्जा देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, है ना। ठीक, तो यहाँ पे मान के चलिए रासायनिक हमको अधिशोषण करना है तो हमको वहाँ पे सक्रियण ऊर्जा देना पड़ेगा, है ना, तब जाके वहाँ पे क्या होगा, रासायनिक अधिशोषण होगा। लेकिन भौतिक अधिशोषण में कोई सक्रियण ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सक्रियण ऊर्जा दो चाहे मत दो, इस प्रकार से। फिर 10वां जो हमारा अंतर है वो है, इसमें अधिशोष्य एवं अधिशोषक के मध्य क्या होता है, माध्यमिक यौगिकों का निर्माण नहीं होता है। क्या कोई माध्यमिक यौगिकों का निर्माण होता है, नहीं होता है ना। टेबल और धूल के मध्य जब अधिशोषण हो रहा था तो क्या कुछ माध्यमिक यौगिक बन रहा था क्या, है ना, क्योंकि केवल सिंपल क्या होता है, सिंपल फिजिकल फिनोमिना होता है ना। जो भौतिक अधिशोषण होता है वो क्या होता है, सिंपल भौतिक घटना होती है। लेकिन जो रासायनिक अधिशोषण है वहाँ पे क्या होता है, रासायनिक क्या होता है, फिनोमिना होता है कि नहीं होता है, रासायनिक घटना घटती है रासायनिक जो अधिशोषण है उसमें। तो यहाँ पे क्या होता है, अधिशोष्य एवं अधिशोषक के मध्य क्या होता है, माध्यमिक यौगिकों का क्या होता है, निर्माण होता है। क्योंकि अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य क्या होता है, रासायनिक बंध का निर्माण होता है, और रासायनिक बंध के निर्माण से जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ माध्यमिक यौगिक बनेगा। ठीक है ना। चलिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में, सक्रियण ऊर्जा क्या है, ये लिक्विफेक्शन क्या है, और ये जो माध्यमिक यौगिक क्या है, इन सब के बारे में, है ना। और एक चीज़ और कहाँ बोला था, हाँ, दर, है ना, अभिक्रिया का दर का बात किया, है ना। तो इन सब का बात करेंगे आने वाला नया टॉपिक में। अगला जो टॉपिक आएगा वो है कैटेलिस्ट। क्या आएगा, कैटेलिस्ट, उत्प्रेरक। तो वहाँ पे इन सब के बारे में डिटेल में समझेंगे, ठीक है, कि माध्यमिक यौगिक क्या है। ठीक है ना, ठीक। चलिए, इस प्रकार से अंतर होता है रासायनिक और भौतिक अधिशोषण का। ठीक, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन, है ना, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम अधिशोषक को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक है आज का क्लास।